देखो ये बोर्ड दिख रहा है हमारा। इसको हम स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर देते हैं। यार ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मेरे में स्पॉटलाइट वाला। आप होस्ट होस्ट की वजह से तो नहीं आता सर तो ये। तुम एक काम करो, अब मेरी पिक्चर पे जाके मुझे स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दो। नहीं तो इतने से ही समझ लो। हाँ बस हो गया, ठीक है ठीक है, थैंक यू। देखो समझो, जैसे मान लो ये सेवन्थ हाउस की हम बात कर रहे थे ना तुम्हें, सेवन्थ, ठीक है। तो जैसे हमने कहा सेवन्थ हाउस, ये 7 नंबर, ये पे तुला राशि नहीं है, ये 7 नंबर हाउस है। तो राशि यहाँ पे मान लो हमने कहा यहाँ पे कोई भी पड़े जिसके मालिक जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कर्क राशि पड़े, यानी सेवन्थ हाउस में कर्क राशि पड़ जाए, इसको ऐसे समझ लो। चलो हम यहाँ पे 4 ही नंबर लिख देते हैं। 10 नंबर की लग्न होगी तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा। तो यानी 7वें भाव में 4 नंबर की कर्क राशि पड़ी, तो यहाँ मून इसका मालिक बना। तो अब अगर, अब देखो इस हम प्रिडिक्शन तुम्हें जो सिखाना चाहते हैं उसको समझो, ठीक है। जैसे कि सेवेंथ हाउस का एक मैंने एक डोमेन से तुम्हें बताया, एक्विजिशन ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ठीक है। यानी कि उसको नए कपड़े मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, उसके पास हो सकते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर मान लो 10 नंबर की राशि होती, शनि होती, तो इसका मतलब जितनी बार भी ये हाउस एक्टिवेट होगा नए कपड़े मिलेंगे। तो चंद्रमा, जब जो चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, तो चंद्रमा यहाँ पे आएगा तो ये एक्टिवेट होगा। चंद्रमा इसके ट्राइन में आएगा, यानी ट्राइन 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा तो एक्टिवेट होगा। फिर चंद्रमा जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से दृष्टि डालेगा तो फिर एक्टिवेट होगा। फिर चंद्रमा यहाँ पे ट्राइन में, यानी 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी ट्राइन है चंद्रमा, चंद्रमा जब यहाँ होगा तो भी एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पूरे एक महीने में चंद्रमा जो है कम से कम 7 8 बार एक्टिवेट होगा। ये तो हमने खाली ट्राइन सामने और यहाँ पे लिया है, और ऐसा नहीं है कि चंद्रमा इसके बाद भी एक्टिवेट होगा, केंद्र में आके भी एक्टिवेट होता है। यानी जब यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई भी प्लेनेट हो, केंद्रीय बल जिसको बोलते हैं, तो कई तरह से तो इसका मतलब कि महीने में कई बार इसको नए कपड़े खरीदने के चांस मिलेंगे। अब इसको दूसरी तरह से सोचो, अब एक दिमाग लगाओ। अब मान लो यहाँ पे 12 नंबर है, ठीक है। तो जुपिटर मालिक है, तो जुपिटर, लेकिन अब तुम सोचो, चंद्रमा जो है हर महीने में 3 4 बार मौका बना रहा था कपड़े दिलाने का, क्यों? क्योंकि वो जितनी बार घूम रहा था। लेकिन जुपिटर तो बेचारा जो है एक साल में एक राशि में रहता है। तो जब इसका मतलब जब यहाँ पे जब जुपिटर होगा तो फिर पूरे साल कपड़े खूब मिलेंगे, यहाँ पे होगा तो पूरे साल कपड़े खूब मिलेंगे। या जिस कहीं से इस पे दृष्टि, एक इसका भी एक फर्क होता है, जैसे हम तुमको बहुत आसानी से समझाते हैं। जैसे मान लो किसी का चंद्रमा जो है किसी को 11th हाउस का लॉर्ड है, तो वो हर महीने उसको जो है पैसे दे रहा है, क्यों? क्योंकि हर महीने चंद्रमा बार बार एक्टिवेट हो रहा है। 11th मतलब गेंस, 11th हाउस ये होता है, ये 11th हाउस होता है। और ये इस वाले हाउस से हम देखते हैं गेंस, इनकमिंग गेंस। तो अगर कोई फास्ट मूविंग प्लेनेट जो है 11th हाउस का लॉर्ड बन जाएगा तो गेंस बार बार होंगे, क्योंकि वो बार बार 11th हाउस के कभी ट्राइन में होगा, कभी अपोजिशन में होगा, कभी ट्राइन के ऊपर से गुजरेगा। तो हर महीने में इसका मतलब 5 6 बार उसको कमाई होगी। लेकिन अब मान लो किसी का 11th हाउस का लॉर्ड सैटर्न या जुपिटर हो जाए, तो सैटर्न तो आएगा 30 साल में एक बार 11th हाउस, या मान लो 30 साल में 2.5 साल के लिए ट्राइन में आएगा, तो 2.5 साल ही तो ट्राइन में रहेगा, या 2.5 साल उस घर में रहेगा। तो कहने का मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे चंद्रमा वाला महीने, ऐसे समझ लो, चंद्रमा वाला जैसे मान लो एक साल में हर महीने उसको 4 बार मौके मिल रहे हैं कमाने, तो बार चौ यानी उसको एक साल में 48 बार मौके मिल रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा फास्ट मूविंग है। तो 48 बार मौके में मान लो उसने 4,80,000 रुपये कमा लिए, ठीक। हर मौके पे 1,000 रुपये वो कमा रहा है, तो 4,80,000 रुपये उसने कमा लिए, क्योंकि उसको हर महीने 4 5 मौके मिल रहे हैं, और 12 महीने में उसको 12 चौक 48 मौके मिल गए। लेकिन अब शनि, अब मान लो गुरु है, तो गुरु तो बार बार ट्राइन में आएगा नहीं, वो तो 12 साल में आता है। लेकिन जब गुरु उसके ट्राइन में आ जाएगा तो जितना उसने 3 साल में जितना कमाया, जितना 5 साल में चंद्रमा ने कमाया, वो गुरु ट्राइन में आके एक बार में उतना कमा लेगा। मतलब जैसे ट्राइन में गुरु जब एक साल के लिए आएगा उस घर से, तो वो जो चंद्रमा जो फास्ट मूविंग प्लैनेट जो थोड़ा थोड़ा करके कमा रहा था, उतना गुरु उस साल में एक साथ भी कमा लेता है, ठीक है। ये भी एक बहुत
हिडन कोड है जो नॉर्मली लोग नहीं जानते हैं, नहीं बता पाते हैं, इसको समझ लो। तो कभी ये मत सोचना कि जैसे जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे मान लो कोई फास्ट मूविंग प्लैनेट किसी को पैर में चोट दे रहा है, तो कभी नाखून टूट जा रहा है, कभी खरोच लग जा रही है, कई बार होगा, क्यों? क्योंकि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो जब जब वहां से गुजरता है तुम्हें चोट लगती है पैर में। लेकिन किसी का अगर स्लो मूविंग प्लैनेट होगा तो वो मतलब 5 साल में एक बार टूटेगा, लेकिन कायदे का तोड़ेगा। वही चीज है ना, छोटी छोटी चोट मिलके बड़ी इकट्ठा हो गई, वो एक बार में तोड़ देगा। उसी प्रकार मान लो किसी की रोज चोरी हो रही है, कभी 500 रुपये गायब हो जाते हैं गले से, कभी दुकान से 800 रुपये गायब हो जाते हैं कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके रेगुलर गायब होते रहेंगे। और जिसका जिसका चोरी का प्लेनेट जो है स्लो मूविंग प्लेनेट होगा, तो बोला 5 साल में एक बार चोरी होगी, सीधे सीधे 5 लाख रुपए गायब हो जाएंगे। सब चीज में समझो खेल। ठीक है, तो ये स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्लेनेट का मैं ये यहाँ पे तुम्हें रेफरेंस चला, तो एक्विजिशन ऑफ ब्यूटीफुल क्लोथ, तो 7वें घर में से हम हमारे कपड़े, एक्विजिशन का मतलब होता है हमारे पास क्या, कितने रहेंगे, कितने बचेंगे, ये भी एक एक्विजिशन मतलब ये भी होता है। व्हाट आई पसेस, मतलब मेरे पास कितने कप है। तो सातवें, अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। 7वें घर से अभी तक हमने क्या सोचा, क्या देखा, स्पाउस, लॉन्ग यात्राएं, पद प्राप्ति, बिजनेस, डीलिंग, व्यापार, यही सब देखते थे। लेकिन अब आप लोग एक चीज और नोट कर लो, जो 7th वाली लाइन में 7th हाउस के उसमें कारक में लिख लो, कामों में, एक्विजिशन ऑफ, तो 7th हाउस से हम एक्विजिशन ऑफ क्लोथ भी देखते हैं। उसी प्रकार 7th हाउस से हम एक्विजिशन ऑफ रॉयल फेवर भी देखते हैं, राजा का संरक्षण भी देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ रॉयल फेवर। 7th हाउस से हम एग्रीमेंट भी देखते हैं। क्यों? 7th हाउस तुला राशि है ना, बैकग्राउंड में भले यहाँ 12 नंबर लिखा हो, नहीं बेस में तो हमेशा तुला राशि रहेगी। वो तुला राशि क्या है? तुला, तराजू इटसेल्फ रिप्रेजेंट व्हाट, तराजू अपने आप में रिप्रेजेंट करता है इट्स एन एग्रीमेंट। इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, दोनों पल्ले बराबर, इट मींस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब होता है? एग्रीमेंट तभी होगा, ये बताओ, तुमने बिना बिना जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तब तक कोई एग्रीमेंट हो नहीं सकता है। भले तुम किसी दबाव में कह दो हाँ ठीक है एग्रीमेंट हो गया, लेकिन अंदर से तुम एग्रीमेंट नहीं मानोगी। तो तुला राशि इज अबाउट एग्रीमेंट, जब दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं, कि 5 लाख में हम बेच रहे हैं, 5 लाख में तुम खरीद रहे हो, दोनों इस बात को मान रहे हैं, इसलिए एग्रीमेंट हो रहा है, अदरवाइज एग्रीमेंट नहीं होगा। हम 6 लाख मांगे, हो गए हम 4 लाख देंगे, नहीं होगा। तो तुला इज, तो 7th हाउस इज व्हाट, 7th हाउस इज ऑल। और अच्छा एक बात बताओ, शादी क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। अगर मुस्लिम को छोड़ भी दो, वहां तो लिखा पढ़ी में एग्रीमेंट है, हिंदू में भी है, क्योंकि हम 7 वचन देते हैं। अपने खाने से पहले अपनी पत्नी का खाने का ख्याल रखेंगे हम, मतलब 7 वचन। भाई तो शादी बहुत पहले हुई, तुम तो भूल गए। काका काका कहा रहा है। ठीक है, लेकिन तुम लोगों की जिसकी भी हो रही है, कोई शादी आसपास, आजकल माहौल, आजकल तो जाड़े वाड़े शादियां हो रही है, जाके सुन के आओ 7 वचनों में क्या क्या बोलता है दूल्हा। ठीक है, तो भाई तो एग्रीमेंट है। ठीक है, यानी कि अग्नि को साक्षी रख के हम लोग अपनी पत्नी को 7 वचन देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए 7th हाउस शादी भी है, किसी भी तरह का लीगल एग्रीमेंट भी है। लीगल की बात कर रहा हूँ, जब तक जुपिटर देखेगा 7th हाउस से लीगल एग्रीमेंट होंगे। जब कोई खराब ग्रह देखेंगे तो 7th हाउस में एग्रीमेंट तो होंगे, लेकिन वो इलीगल होंगे। टेम्परेरी एग्रीमेंट हो गया, चलो यार कलकत्ता में दोनों की नौकरी के लिए, लड़का लड़की की बेंगलोर में, एक घर ले लेते हैं, लिव इन में रहते हैं, तो वो भी एग्रीमेंट है, मुंह जवानी है, लेकिन उसमें गुरु का रोल नहीं है, तो कोई उसमें धार्मिक एग्रीमेंट नहीं है। ना तो उसके माँ बाप आए, ना अग्नि जली, ना पंडित जी आए, ना फेरे हुए, ना वेद मंत्र पढ़े गए, उन्होंने एक राहुइश शादी कर ली, लिव इन में रहने लगे। ठीक है, बट एग्रीमेंट है, 7th हाउस एक्टिवेटेड है, क्योंकि दे विल in near future they are going to indulge in sex also, which represents 7th हाउस, सेक्सुअल यूनियन। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे से तसल्ली से समझना है, कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो 7th हाउस में, अब जैसे 7th हाउस की बात चल गई, तो हम उसी 7th हाउस को हमने बीच में पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ठीक है। अब 7th हाउस जो है वो एरी साइन भी है। एरी साइन का मतलब समझते हो? नॉर्मली क्या होता है, जैसे 1 5 9 त्रिकोण होता है, देखो अब तुमको पहले त्रिकोण भी लगे, हाँ सिखा देते हैं। अभी हम दो तीन कलर के हम स्केच पेन ले रहे हैं, और उन स्केच पेन से हम तुमको पहले त्रिकोण त्रिकोण समझाते हैं। तो सबसे पहला त्रिकोण होता है, जस्ट अ सेकंड गिव मी कप, ये सब चीजें साइड बाय साइड पढ़ते रहो, ये सब तुम्हारे काम आएंगी आगे बहुत। अच्छा अभी हम काल पुरुष के ही प्रमाण लेके चल रहे हैं, काल पुरुष को, काल पुरुष कुंडली का प्रमाण लेके चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले 1 और 5 और 9, ये बहुत हल्का हो गया, डार्क पेन लेता हूँ।
एक, 5, 9, ये एक त्रिकोण है। यानी ये धर्म त्रिकोण है। धर्म यहां पर भी है, धर्म यहां पर भी है, और धर्म यहाँ पे। यानी 1, 5, 9 राशियां जो हैं, जो अग्नि तत्व की तीनों राशियां हैं। ये भी अग्नि तत्व की राशि है, 5 नंबर भी अग्नि तत्व की राशि है, और 9 नंबर भी अग्नि तत्व की राशि है। तो ये जो त्रिकोण आपस में बनाते हैं, ट्राइन बनाते हैं, इसको बोलते हैं धर्म त्रिकोण। ठीक है, धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण होता है ये। 1, 5, 9 इस धर्म त्रिकोण। तीनों राशियां जो हैं धर्म की हैं। एक राशि धर्म की मंगल की है, एक राशि सूर्य की है, एक राशि बृहस्पति की है। ये तीनों धर्म त्रिकोण बनाते हैं। एंड व्हाट इज धर्म? जीवन में जो भी तुम कर रहे हो उसका तुम्हें भान है या नहीं है, सही गलत की परिभाषा इस धर्म। इत धारयति धर्मा, जो धारण योग हो, जो करने योग हो, वही धर्म है। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें गिल्ट पैदा करे, तुम्हें अंदर से लगे यार। अच्छा, हम लोग कई बार ऐसे काम कर डालते हैं, हम लोग अंदर पता है गलत है। जैसे मान लो कभी कोई कंपनी का पेपर उठा लाए, स्टेशनरी उठा लाए, घर में इस्तेमाल कर डाली। हमको पता है गलत है, लेकिन हम लोग क्या, भाई ठीक है, कौन क्या फर्क पड़ता है। कंपनी भी तो हमारे इंक्रीमेंट काट लेती है। तो हम लोग अपने, तो ये हम लोग मंकी माइंड क्या था, हम लोग को रीजनिंग दे लेता है। ये मंकी माइंड है कि ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, वो कंपनी पिछली बार हमारी टूरिंग में जब गए थे, तो कंपनी ने हमारे 3 एक्सपेंसेस हटा दिए थे। ये प्रॉपर नहीं है, तो ठीक है, उठा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ले चलते हैं। तो हम लोग अपने माइंड को, हम लोगों ने आजकल कलयुग में ट्रेंड कर रखा है। हम लोग एग्जाम्पल देके हम लोग उसको ओवर राइड कर देते हैं, मतलब जो गलत है तो गलत है। तो धर्म मतलब धर्म त्रिकोण। फिर अगला होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण होता है 2, 6 और 10। देखो ये ऐसे बनेगा, ये अर्थ त्रिकोण। ठीक है, ये अर्थ त्रिकोण। यानी ये भी अर्थव्यवस्था की राशि है। 6 नंबर भी अर्थव्यवस्था की राशि है, 10 नंबर भी सब अर्थव्यवस्था। ये दूसरा त्रिकोण बनता है धर्म अर्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। तो पहली पहली राशि धर्म की होती है, तो 1, 5, 9 धर्म। दूसरी 2, 6 और 10 से बनता है अर्थ त्रिकोण। नोट कर लो। अब इसके बाद बनता है काम त्रिकोण। तो अब काम त्रिकोण देखते हैं। इसके बाद 3, 7 और 11, ये बनता है, देखो ऐसे। ये यार रुको जरा, दूसरा पेन लेता हूँ। चल, 3, 7, 11 ऐसे। 3, 7, 11, 3, 3, 7, 11, ये हो गया धर्म अर्थ काम त्रिकोण। यानी 3, 7, 11 इंटेलेक्चुअल साइंस है, काम की राशियां हैं। और उसके बाद बनता है मोक्ष त्रिकोण। वो बनता है 4, 8 और 12 से। तो 12 और 8 को ऐसे कनेक्ट करो, और उसके बाद इसको 4 से कनेक्ट कर दो। ठीक है? तो ऐसे एक राशि, 12 राशि के चार्ट में 4 त्रिकोण बनते हैं। पहला 1, 5, 9, दूसरा 2, 6, 10, तीसरा 3, 7, 11, चौथा 4, 8, 12। अब बोर्ड नहीं, माइंड में कैलकुलेट करो। हर चीज बोर्ड से करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। अब माइंड में विजुलाइज करो। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, जिसमें कौन कौन सी राशियां हैं? 2, 6 और 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर। ठीक है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ, ये वायु त्रिकोण या काम त्रिकोण। उसके बाद आई 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन। तीन। ठीक है, मीन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह ये, और इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जो समय के साथ धीरे धीरे तुमको सिखाएंगे। ये सब बेसिक फंडामेंटल है, इनसे 50 प्रिडिक्शन निकलते हैं। जैसे मान लो अब तुम लोगों को हम एक एग्जाम्पल। तो अब हम, कौन कितने लोग बचे हैं? किसी ने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है? 10th का लॉर्ड हुआ तो सर प्रोफेशन चेंज। ये इनको अनम्यूट, ये अनम्यूट क्यों नहीं हो पाती है ऋषभ? स्नेहा जी लिख तो उन्होंने रही है ही लेकिन। उन्होंने ही सर वो किया है। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए, क्या कह रही हैं?
सर वो मैंने बोला कि जैसे सपोज 4 नंबर की राशि 10th हाउस में आती तो क्या आपको प्रोफेशन में फ्लक्चुएशन रहेगा? चार सपोज नंबर तुला की लगन की कुंडली हो गई। बिटिया, तुम्हारी बात ठीक है। तुम हम्म। ये भाग गई। ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि हम इस क्वेश्चन को लेना नहीं चाहते हैं, ले नहीं लेंगे नहीं, हाँ लेकिन हाँ अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, हम हाँ तुमको हाँ। अब बेसिक फंडामेंटल पर से गुजार रहे हैं। और तुम्हारा हम्म क्वेश्चन जो हो गया वो प्रिडिक्टिव लेवल वाला क्वेश्चन है। तो तुम जब तक हम्म बेसिक फंडामेंटल नहीं समझोगी तब तक, अच्छा चलो, अब तुमने जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा कि फोर्थ की काल पुरुषी चतुर राशि कर्क राशि अगर 10th हाउस में आ जाए तो तुमने क्या पूछा, क्या होगा? कैरियर में फ्लक्चुएशन रहेगा क्या? कैरियर में फ्लक्चुएशन रहेगा या नहीं रहेगा, तुम ये जानना चाहती हो। अब जी। तुम मुझको ये बताओ बिटिया, पानी जो है अगर कटोरी में रखें, गिलास में रखें, थाली में रखें, जग में रखें, क्या होगा? सेम रहेगा। है? फ्लक्चुएशन लाइक वो शेप चेंज करता रहेगा अपने जहां पे चेंज भी करेगा रहेगा। तो उसका हाँ हाँ। प्रोफेशन भी सेफ चेंज करता रहेगा, ये एनवायरनमेंट रहेगा कि वो हम्म। जैसे मॉल में जैसे ऑफिस में जाएगा वैसा अपने आप को ढाल लेगा। जी 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 जी। अब अगर कर्क राशि में कोई ऐसा प्लेनेट हो जिसके अंदर स्पीड अप हो, फास्ट हम्म वाला कोई ग्रह हो जो तेजी से चलता हो, तो जैसे अब पानी में, अगर पानी में कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, तब पानी में ज्वार भाटा आता है, यानी टाइम एंड टाइम पानी उछाल मारता है तेजी से। ठीक है, तो हम्म फ्लक्चुएशन ना, पानी आराम से ठंडे आराम से, तो पानी का तो काम ही है तैरते रहना, एक जगह टिकना नहीं, चाहे नदी में तैरे भाई, जब तक तालाब वालाब में बांध के ना रखा जाए तब तक तो नहीं रुकता है। तो हम्म। इतनी बातें समझने के बाद तुम बताओ, करियर में क्या फ्लक्चुएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा सर। होगा। हाँ। डिपेंड करता है। हाँ, तो अब तुमने सही जवाब दिया। डिपेंड करता है वहां पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, कौन से ग्रह बैठे हैं, प्लस कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा मान लो चर राशि में। अब देखो, दिमाग लगाओ, कर्क राशि जो है 10th हाउस में पड़ी, तो इसका मतलब कि तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा कर्मा, तुम्हारी नौकरी जो है कर्क राशि के एनवायरनमेंट से गवर्न होगी। और टेंथ हम्म लॉर्ड, तत्कालिक 10th लॉर्ड कौन बनेगा? चंद्रमा बनेगा। तो अब तुमको राशि का एक वर्गीकरण अभी हमने नहीं सिखाया, लेकिन हम्म अभी राशियों का एक वर्गीकरण होता है, चर राशि, द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि। अब मान लो हम्म चंद्रमा जो है चर राशि में, यानी मूवमेंट वाली राशि में पड़ गया, तो यानी करियर में बार बार मूवमेंट होगा, भाग दौड़ होगी। अब मान लो चंद्रमा जो स्थिर राशि में पड़ गया, स्थिर राशि माने फिक्स राशियां, कोई जी। चंद्रमा 10th का लॉर्ड है, हो सकता है चंद्रमा 10th में भी बैठा हो, उससे कोई मतलब हम्म बहुत की बात है, कहीं और हम्म भी बैठा हो सकता है। तो अब मान लो चंद्रमा जो फिक्स्ड राशि में बैठ गया तो प्रोफेशन में फिक्सिडिटी आ जाएगी। अब चंद्रमा हम्म द्विध्रुव राशि में बैठ गया, द्विध्रुव राशि मतलब एक छोड़ा एक पाया, एक छोड़ा एक पाया, कभी चले कभी रुके, कभी चले कभी रुके, कभी ज्वाइन किया कभी छोड़ा, द्विस्वभाव दोनों नेचर आ गए, यानी मूवमेंट वाला नेचर भी आ गया और फिक्स वाला भी नेचर आ गया। तो अब वहां पे हम्म, बार चेंजेस होते हैं। ठीक है, जी। उसके बाद कुछ हाउसेस भी रिप्रेजेंट करते हैं चेंजेस को, जैसे 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, चेंजेस को। अब हम्म, तो चंद्रमा 8th हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो जब 8th हाउस में बैठ जाएगा तो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, बदलाव होगा। जी 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 जी। कोई भी तो ऐसे, लेकिन ये सब बिटिया तुमने, क्योंकि तुम्हारे चार्ट में या किसी का सर होगा तो। मेरा ही है तुला लगन की कुंडली और मेरा मून 6th हाउस में बैठा है, 12 नंबर की राशि में बैठा है, मेरे 4 प्लैनेट्स 8th हाउस में बैठे हुए हैं। सो ये नहीं, क्यूरियोसिटी को आई। तुम बिटिया हमारी बात नहीं समझ रही हो। तुमने सवाल बीच में लिख दिया तो हमने उसका जवाब दे दिया। इस सवाल या अभी यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है, कोई गॉट रेफरेंस इट। नहीं था। रीजन है, हम तुमको भी बेसिक से एनर्जी सिखा रहे हैं प्लेनेट। जी जी एक जी। बार तुम सारी एनर्जी महीना डेढ़ महीना पढ़ के सीख लोगी तो ये सब सवाल के जवाब तो तुम खुद ही दे लोगी। लेकिन खैर ठीक है, हम तुम्हारी मनोदशा को समझते हैं। वो जब हम तुम्हारे लेवल पे पढ़ रहे थे, तुम्हारे अंदर भी उत्सुकता होती कि हमारे सवालों का जवाब जो मन में चला है तुरंत मिल जाए, तो कोई बुरी बात नहीं है, सबके साथ होता है, तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगी और दिमाग तुम्हारा और जगह भागेगा, तो फिर वो जो हम बहुत बेसिक, जो असली क्रंच तुम्हें दे रहे हैं वो निकल जाएगा तुम्हारे माइंड से। जी जी सर। धर्म, अब जैसे अब हमने तुमको धर्म अर्थ काम त्रिकोण पढ़ाया, तो ये त्रिकोण को तुम हल्के में ना लो। ये ज्योतिष का एक बहुत बेसिक फंडामेंटल, बहुत मजबूत फंडामेंटल, जिससे आगे तुम बहुत कुछ करोगी। अब जैसे हम तुमको इस फंडामेंटल से ये सिखाने जा रहे थे कि ये बताओ कि अर्थ त्रिकोण में कौन सी तीन राशियां आती हैं। तो बिटिया तुम भी अपना बनाओ ना डायग्राम, हम जब बना रहे हैं तो। अर्थ त्रिकोण मतलब धर्म त्रिकोण में 1 5 9 आती है, तो अर्थ त्रिकोण, जबकि मैंने भी रिवाइज भी किया था, मैंने सारी 2 राशि 6 10।
ठीक है, तो ध्यान दो, नहीं फिर ऐसे खाली टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा, फिर हम भी टाइम पास करके निकल जाएंगे, तो फायदा क्या होगा? सीखो कैसे, कब सीखोगी? बताओ अपने, तुम ही बताओगी, स्नेह स्नेहा ही बताएगी। बताओ अर्ध त्रिकोण की तीन राशियां बताओ। एक मिनट सर, वो जब आप बता रहे थे तो मैं कॉल पे थी, थोड़ा मैं बना लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। सॉरी, वन देखो थ्री। बिटिया, तुम कुछ भी कहती, तुम कह देती हम हाँ नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, हम कर नहीं पाए, हमें हमें दिल को तसल्ली होती। लेकिन जब हाँ, तुमने जब मैं कॉल पे गई थी तो तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। इसका मतलब तुम ये झूठा ही बोल देती कि सर मैं सुन नहीं पाई, मैं लिख नहीं पाई, मुझे तसल्ली होती। लेकिन अब तुमने कह दिया हम कॉल पे थे, तो हमारा और मूड खराब हो जाता है कि हम पढ़ा रहे हो, फिर तुम देखो बिटिया, ये 1 घंटा हम तुम्हारे जीवन का अगर मांग रहे हो, तुम लोग आई हो यहाँ ज्वाइन करने, तो फिर वो 1 घंटा हमको दो। हम भी बिटिया घर के 25 काम छोड़ के 1 घंटा आते तुम लोग को पढ़ाने, तो ये ना बोलो कि कॉल पे थे। जी ठीक है, सर। चलो कोई बात नहीं, ऐसे सीखना है। और ये तो हम तो चलो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं तुम्हारे जो भी हैं, कहीं और जाओगी तो बुरा मान जाएगा आदमी। कि यार, ठीक है। कल हम जो है एक तरफा बोले जा रहे हैं तुमको। अब ये पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि जब लक्ष्मी तुम्हारे तिलक करने आ रही थी, तो तुम मुंह धोने चली गई। कॉल वॉज रादर मोर इम्पोर्टेंट। हम जो इस समय सिर्फ वही कॉल उठाते हैं, जैसे बीवी बच्चे अगर घर से बाहर गए हैं और अगर ड्राइव करके आ रहे हैं, तो उनकी कॉल आए तो भले उठा ले, वरना कोई कॉल आए ऐसी की तैसी उठानी नहीं, जब तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब लाइफ के पहलू हैं, सीखो। अब कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम उस समय मान लो क्या दे रहे थे तुमको, क्या मिल जाता, लेकिन अब तुम नहीं ध्यान दे पाई। तो अब ऐसा है, तो सबसे पहले कल सबसे पहले तुमसे यही पूछेंगे कि अर्थ त्रिकोण की राशियां कौन सी होती हैं। ठीक है यार? ठीक है। हम अब इसमें समझ लो, जो भी अर्थ त्रिकोण की तीन राशियां होती हैं, जो सबसे बाद वाली राशि होती है वो सबसे बली होती है। यानी कि जैसे मान लो धर्म त्रिकोण का एग्जांपल लेके बताते हैं। धर्म त्रिकोण की पहली राशि होती है 1 नंबर यानी मेष। दूसरी राशि होती है 5 नंबर यानी सिंह। तीसरी राशि होती है धनु राशि यानी कि 9 नंबर की राशि। तो धर्म त्रिकोण बनता है 1, 5, 9 से। तो ये जो है उत्तरोत्तर बली होती हैं। अब हिंदी का मतलब हिंदी में बोलते हैं उत्तरोत्तर, अंग्रेजी में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। यानी कि 1 से पावरफुल 5, 5 से पावरफुल 9। उसी प्रकार अर्थ त्रिकोण में तीन राशियां आती हैं, तीन अर्धी एलिमेंट की राशियां होती हैं। उनमें से जो पहली से बली होती है दूसरी, दूसरी से बली होती है तीसरी, और तीसरी राशि होती है 10 नंबर की कैप्रिकॉर्न राशि। ठीक है, तीसरी राशि जो अर्थ त्रिकोण की होती है, यानी कि सबसे बली त्रिकोण में, अर्थ त्रिकोण में सबसे बली राशि कौन सी होती है? 10 नंबर की। धर्म त्रिकोण में सबसे बली राशि, उत्तरोत्तर बली यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी राशि होती है ऋषभ? धन। धर्म त्रिकोण में? अर्थ त्रिकोण में सर 10, 10 मकर। हेलो। हाँ। हाँ सर, अर्थ त्रिकोण में 10, नंबर 10। और धर्म त्रिकोण में कौन सी होती है? 9। 9, 9। 9। और अरुणा मैम बताइए, काम त्रिकोण, डिजायर का त्रिकोण होता है, उसमें कौन सी सबसे बड़ी एपेक्स राशि कौन सी होगी? 11th। वेरी गुड। 11th मतलब मोक्ष त्रिकोण, हाँ मतलब कुंभ। और, एक्वेरियस। और मोक्ष त्रिकोण में कौन सी होगी सबसे पावरफुल राशि? जो 12th सबसे, मीन। यानी मैंने यानी 4, 8, 12। 4, 8, 12 में 4 से बली 8, 8 से बली 12। तो अब हमारा कहने का मतलब है, तुम अब ऋषभ हमारे इस सवाल का जवाब देगा। अब ध्यान से ऋषभ देखो, मेरी तो ध्यान से देखो और सुनो। अर्थ त्रिकोण यानी कि अर्थव्यवस्था, रुपया पैसा, लेन देन, व्यापार, पैसा लेना, पैसा देना। वहां पर जो सबसे बड़ी एपेक्स राशि है लेन देन की, वो कौन सी है? मकर। मकर। तो अब ये बताओ, गुरु जो है मकर राशि में नीच का क्यों होता है? ये तो आपने सर उस दिन भी बताया था। आपने कहा था कि गुरु जो है पढ़ने लिखने का और मंत्र पढ़ने का, पूजा पाठ का ग्रह होता है। हाँ, यहाँ बिजनेस का अर्थ, वेल्थ अक्यूमुलेशन और अर्थव्यवस्था। यानी गुरु जो है जो सबसे एपेक्स अर्धी त्रिकोण की राशि है, जहाँ रुपया पैसा लेन देन नेगोशिएशन चल रहा है, गुरु को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जी। उसको तो निश्चल ज्ञान बांटना है। तो जी। वो इस राशि में जब आता है तो देखता है यार, यहाँ तो सब व्यापार हो रहा है, कहीं कोई मॉल में दुकानें बिक रही हैं, कुछ पैसा लेन देन हो रहा है, ये लो ये दो। मेरा यहाँ पे काम क्या है? मैं तो यार पढ़ाने आया था, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चीज के। तो मैं तो यार, मेरे लिए तो ये एनवायरनमेंट एकदम बेकार है। इसलिए, और उच्च और नीच जो है सिर्फ राशि के एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। यानी मुझको ये एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। मैं जो है पूजा पाठ वाला आदमी हूँ, मुझको शराब की दुकान में बैठा दो, मेरी एनर्जी काम नहीं करेगी। या मैं अगर शराबी हूँ, मुझको पूजा पाठ की दुकान में बैठा दोगे तो मैं पगला जाऊंगा।
ठीक, बस ऊंच और नीच के ग्रह की बेसिक ऊर्जा ही है। यानी ग्रह की अपनी एक ऑरा होती है, वो ऑरा उसको जिस राशि में मिल जाता है वहां वो उच्च का हो जाता है। वो ऑरा जो ग्रह चाहता है उसको जिस राशि में नहीं मिलता है वो वहां नीच का हो जाता है। लाइक मंगल, कर्क राशि में मंगल क्यों नीच का हो जाता है? क्योंकि कर्क इमोशनल राशि है, आंसू बहाने वाली राशि है। और मंगल को माँ, इमोशन, इन सबसे क्या लेना देना है? ठीक है। इसी तरह जैसे मान लो शनि जो है मेष राशि में नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की तरह एग्रेसिव, आगे बढ़ के काम करने वाली, फटाफट दौड़ने वाली, लीडरशिप, करेज, ब्रेवरी वाली। और शनि का तो पैर खराब है। तो शनि कहता है यार मैं कैसे इससे कोप अप करूं, ये तो आगे आगे भागा जा रहा है और मैं तो चल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। तो मेष राशि में, क्योंकि मेष राशि मूवमेंट की राशि है ना, तो शनि कैसे मूवमेंट करे? शनि तो धीरे धीरे चलता है ना, तो वो कोप अप ही नहीं कर पाता है, तो वहां पे डेबिलिटेड होता है। तुला में क्यों होता है? शनि इन सब चीजों के अलावा वहां पे उसकी, न्याय न्याय। वहां पे शनि की दौड़ भाग की क्वालिटी कोई नहीं पूछता है, वहां पे शनि की जस्टिस की क्वालिटी भला पूछता है। भला। बराबर। तो वो क्यों? क्योंकि भाई भाई एक बार जैसे जंगल में एक बार कंपटीशन हुआ सारे जानवरों का, तो ये हुआ कि जो जानवर जो है पेड़ पे चढ़ जाएगा सबसे पहले, उसको जो है वो उसको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो भैया एक बताओ, मछली कैसे पेड़ पे चढ़ जाए, कछुआ कैसे चढ़ जाए? फिर बोला चाहिए गड़बड़ है, तो फिर एक और कंपटीशन हो। तो बोला कहने का मतलब कि हर 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 चीज के अपने अपने अलग अलग गुण होंगे ना, कोई किसी में परफेक्ट होगा, किसी किसी में परफेक्ट होगा। तो अगर शनि जो है तुला में एग्जॉल्टेड होता है तो फिर वहां पे वो क्वालिटी वाली नहीं जुड़ेगी कि जिस क्वालिटी के कारण वहां पे डिप्लीटेड हो रहा था। यहाँ पे उसकी एग्जॉल्टेड होने के कुछ और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं कि यहाँ पे न्याय है, यहाँ पे शनि न्याय का कारक भी है। तब यहाँ पे सेवंथ में नहीं देखेंगे, क्योंकि सेवंथ में उसको बैठ के न्याय करना है, उसको पहले ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, तो ठीक है। वो वहाँ पे दिमाग का खेल, इंटेलेक्ट का खेल है ना। वायु तत्व की राशि है ना सेवंथ, तुला जो है वायु त्रिकोण की राशि है। तो शनि ज्ञान से फैसला करेगा, तो यहाँ उसको ज्ञान चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। और एयर है, और शनि तो हवा का कारक है ही। राइट। क्या कहते हो ऋषभ, समझ में आया? हाँ सर, आगे आगे। वेरी गुड यार। हमें लगता है कुछ, तब तक हम लोग आज थोड़ा देर से ज्वाइन किए तो कुछ और लोग भी जुड़ गए, तो तुम इन सबको रिकॉर्डिंग्स, एक एक ग्रुप, ऋषभ एक ग्रुप बना लो, जी उसमें जी। को जोड़ लो, संजय भाई को, स्नेहा जी को, रश्मि जी को, नलनी को। तो जैसे आज मान लो ये लोग देर से भी ज्वाइन किए हैं, हाँ तो हाँ। कल इनको ये रिकॉर्डिंग जो भी आज की है वो इनको भेज देना, तो ये लोग ठीक उससे है। भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग एक नया ग्रुप बना लो इसी, या ये जो तुमने अभी नया ग्रुप बनाया ना, इसमें जो जो हाँ आते जाते हैं इन सबसे नंबर सबके मंगा लो, हाँ और जो हाँ। उनको इनको धीरे धीरे करके जोड़ते जाओ। तो सर मैं अपना नंबर देता हूँ, ये लोग मुझे। हाँ हाँ हाँ, तुम अपना नंबर दे दो प्लीज। हाँ आप लोग जो भी यहाँ पे पढ़ने की इच्छुक आए लोग आए हुए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम चाहते हैं आप लोग अच्छे से, जो भी ऊपर वाले ने हमें थोड़ा बहुत ज्ञान दिया हम आपसे शेयर करेंगे। ऋषभ अपना नंबर आपको दे देगा, ऋषभ को अपना नंबर भेज दीजिए, तो आपको ग्रुप में ही वो तुरंत जैसे ही लिंक बनता है दिन में शाम को, आपको लिंक भी मिल जाएगा, सारी डिटेल भी मिल जाएंगी। राइट। बोलो सर नंबर में। हाँ नंबर बोल दो, या नीचे मैसेज में हाँ बोल भी दो, और नीचे मैसेज में टाइप भी कर दो सबके लिए। हाँ, एक मिनट टाइम करता हूँ। सेवन तो थ्री हम्म, 73 886 28933। ऋषभ मानिक ताला। ठीक है ऋषा, ये तो ऋषभ हाँ तुमने नीचे लिख दिया, दैट्स गुड, ये लोग नोट कर लेंगे। और तो एक जो अपना तुमने ग्रुप बनाया उसी में इन सबको जोड़ जी दो। जी जी। ठीक है। और उसमें हमको एडमिन बना दो, अरुणा मैम को ठीक। एडमिन बना दो, तुम एडमिन बन जाओ। तो ठीक उससे है। क्या होगा, हमें बुक्स वुक्स अगर अपलोड करनी होंगी ना कुछ, जी 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 जी। ग्रुप में फिर कर दिया करेंगे। ठीक है। राइट। ठीक है सर। चलो ये अच्छा हो गया। ठीक है। तो आज हम लोगों ने एक बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार ग्रहों के स्त्री पुरुष लिंग के अनुसार, यानी कि लिंग का मतलब होता है पहचान, या लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट से नहीं है कि लिंग पकड़ लो तुम उससे। यहाँ लिंग का मतलब होता है पहचान, जैसे स्त्री पुरुष और नपुंसक। तो लिंग का जब संस्कृत पढ़ोगे तो यहाँ पे लिंग के, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में भी शिवलिंग होता है, यानी वो शिव की पहचान है, उसके कई और भी मीनिंग होते हैं। तो इसीलिए संस्कृत एक बहुत रिच और अच्छी लैंग्वेज है। और हम हमेशा तुम लोगों को क्या सिखाते हैं कि वराह मिहिर ने अपने ग्रंथ में क्या कहा है कि ज्योतिष के जिज्ञासु अपनी अपनी छंद, निरुक्त, व्याकरण, भाषा के ज्ञान के अनुसार मेरे श्लोकों के, मेरे जो ज्योतिष की किताबों में श्लोक मैं लिख रहा हूँ उनके बहुअर्थी मीनिंग या इंटरप्रिटेशन आने वाले समय में निकालेंगे। तो यहाँ पर इसीलिए ज्योतिष पढ़ने से पहले परंपरा में ये जरूरी था कि पहले आप छंद, निरुक्त,
भाषा, व्याकरण, ये सब पढ़ें। तो षड वेदांग में ज्योतिष से पहले भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, निरुक्त का ज्ञान, छंद का ज्ञान, कैसे चौपाई दोपाई सब बनाते हैं, इन सब का ज्ञान जब नहीं होगा तो आप असली मीनिंग तक नहीं। वरना फिर आप भी उसी उसी तरह हैं कि जैसे पांच अंधे जो है हाथी देखने गए, तो किसी ने सूंड पकड़ ली तो कहा वो हाथी सूंड जैसा है, किसी ने पेट पकड़ लिया हाथी दीवार जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ ली हाथी झाड़ू जैसा है, किसी ने पैर पकड़ लिया हाथी खंबे जैसा है। तो सब शास्त्र के पास जाते हैं, सारे ज्योतिष पढ़ने वाले बराहमीर के, पराशर ऋषि के दोहों के पास जाते हैं, लेकिन उन दोहों की अपने हिसाब से या तो जो लिखा है वैसी हिंदी पढ़ के आ जाते हैं, मीनिंग नहीं निकाल पाते, इन टोटल नहीं समझ पाते हैं क्या है। तो हम आपको वही नजरिया देने का प्रयास करते हैं कि आप उसको इन टोटल भी समझने का प्रयास करो कि खेल हो कहाँ रहा है। जैसे एक सिंपल, हमने आपको एक डेफिनेशन को डिटेल में तोड़ के दिखाया कि पुरुष प्रधान गुण क्या है, स्त्री प्रधान गुण क्या है, वरना तो आप सिर्फ स्त्री पुरुष और नपुंसक में फंसे रह जाओगे। और उसको 12 हाउस में लगाना, जैसे मान लो किसी का 10th हाउस में नपुंसक ग्रह बैठ गया, तो 10th हाउस में नपुंसक ग्रह जब बैठ गया तो इसका मतलब अब ऐसा नहीं है कि उसका करियर प्रोफेशन सब बर्बाद हो जाएगा। उसका करियर प्रोफेशन तब फ्लरिश करेगा जब उस नपुंसक ग्रह को किसी मेल या फीमेल ग्रह की का साथ मिल जाएगा, चाहे गोचर में मिल जाए, चाहे दृष्टि से मिल जाए, चाहे नौमांश में बेटर होने से मिल जाए। तो ये चीज समझनी है। तो इसको कूद के सिर्फ ये नहीं बोल देना है कि अब नपुंसक ग्रह बैठा है तुम्हारे 10th हाउस में तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ऐसा नहीं बोलना है। या ऐसे नहीं बोलना है 10th हाउस पिता को होता है तो तुम्हारे पिता नपुंसक है। हाँ, हो सकते हैं। कैसे पिता नपुंसक कैसे हो सकते हैं? पिता के पास जमींदारी थी, वो हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे दिन भर बैठे, कुछ काम ही नहीं करते थे। ये नपुंसकता, यानी कर्म से नपुंसक हो गए। मतलब पैसा रुपया सब था, संतान भी उन्होंने पैदा करी, लेकिन करने कुछ नहीं जाते थे, बैठ के दीवान खास में, दीवाने आम में, अपने घर के आंगन में दिन भर दरबार लगाते थे, हुक्का पीते थे, पान चबाते थे, बैठे रहते थे। खेत में मान लो बढ़िया तखत डलवा ली, वहां बैठे आराम कर रहे धूप के नीचे। तो हो सकते हैं ये, लेकिन ये प्रिडिक्शन जनरल हर आदमी करेगा, तुमको इससे ऊपर उठ के करना है। राइट? तो धीरे धीरे इसी तरह हम लोग आगे चलेंगे। तो ऋषभ, आज छोटा सा एक टॉपिक लिया, लेकिन अब हम टॉपिक छोटे छोटे लेंगे, लेकिन इसके बाद तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि अब तुम विजडम लाइब्रेरी पे जाओ, जो हमने आज पढ़ाया है उसके बहुअर्थी मीनिंग निकालो। कल सबसे पहले 5 मिनट 10 मिनट का एक सेशन रखेंगे कि तुम लोगों ने पुरुष, स्त्री और नपुंसकता में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर विजडम लाइब्रेरी और नेट पे यहाँ अच्छी अच्छी साइट देखने के बाद क्या क्या तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। फिर आगे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है ऋषभ? टेक ठीक है। केयर सब तक। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक और बाकी आप सब लोग जो भी हैं वो नंबर भेज दीजिए ऋषभ जी को, वो नंबर उन्होंने तो आपको एक ग्रुप में सब ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे हम लोग को मिलता रहेगा। ईमेल आईडीज भी भेज दीजिएगा ताकि मैं शेयर कर दूं रिकॉर्डिंग। ईमेल आईडीज भी हाँ, आप और लोग अगर भेज आपको दीजिए। रिकॉर्डिंग चाहिए तो ईमेल आईडी अपने अपने ऋषभ को ही भेज दीजिए, तो ये सब एक ग्रुप बना के उसी में आपको लिंक डाल देगा, तो आपको जो भी रिकॉर्ड किया वो मिल जाएगा। ठीक है? ठीक ठीक है टेक सर। केयर एवरीबॉडी, कल मिलते हैं। और अगर इन केस कल क्लास में से मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अगर इन केस कभी चेंज होगा तो उसको टाइमली आपको मैं इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक। ठीक है सर, ठीक है थैंक सर। यू अरुणा थैंक मैम, यू थैंक यू ऋषभ, थैंक थैंक यू थैंक यू सर, एवरीबॉडी, यू। रश्मि, थैंक यू सर, संजय जी। थैंक यू सर।